डेहरी विधानसभा सीट की क्या है खासियत, क्या मिजाज है इस विधानसभा का और क्यों ये सीट खास बन जाती है। डेहरी ऑन भी कहा जाता है इसे। आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसा कहा जाता था कि किसी पार्टी का नहीं बल्कि इलियास हुसैन का जलवा रहता है। हालांकि 2015 में छठी बार वो चुने गए थे इलियास हुसैन यहाँ से, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद उनकी सदस्यता चली गई थी। तो अब इस सीट का मिजाज क्या दिखता है, उनका कितना प्रभाव दिखता है। उपचुनाव में यहाँ बीजेपी ने जीत हासिल की, उनके बेटे ने, इलियास हुसैन के बेटे ने जीतने में कामयाबी हासिल नहीं की। तो अब इस सीट पर यहाँ की जनता का, यहाँ के मतदाताओं का क्या मिजाज रहा है और क्या हो सकता है आने वाले दिनों में डेहरी की सीट पर, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। रंजन जी, ये डेहरी की सीट में जातीय समीकरण को देखें, किसे फेवर करती रही है और इस सीट का मिजाज क्या रहा है, इस बार क्या बदलाव हो सकता है? देखिए, जो डेहरी की सीट है वो काराकाट लोकसभा के अंतर्गत आती है और ये सीट रोहतास जिले में पड़ती है। डेहरी की ये जो सीट है, डेहरी बिहार में एक समय औद्योगिक केंद्र के रूप में आप कह सकते हैं। यहाँ पर डालमिया का अपना एक जोर था। इसके अलावा अभी भी आप देखें तो सोन नदी है, वहाँ पर जो बालू उत्खनन होते हैं, सरकार को यहाँ से बहुत सारा राजस्व भी जो है वो मिलता है। पत्थर बालू के काम यहाँ पर होते हैं। तो डेहरी एक आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण जगह है। ये बात अलग है कि इतना राजस्व देने के बाद भी जितना विकास डेहरी का होना चाहिए उतना जो है हुआ नहीं है। इसके अलावा आप देखें तो जिसकी चर्चा आपने शुरू में की, आज जब आप ट्रेन से कहीं पर जाते हैं तो वो जो डेहरी ऑन जंक्शन है उस पर सबकी निगाहें जाती हैं। वो एक फेमस जंक्शन है जहां से बहुत सारी कनेक्टिविटी जो है वो खुलती है। इसके अलावा हम देखें जो डेहरी के लिए खास बात है, देखिए मोहम्मद इलियास हुसैन से लोग डेहरी को जोड़ते हैं, लेकिन एक चीज जो खास है वो ये है कि डेहरी जो है वो इलियास हुसैन ने 6 बार जीत हासिल की, ये सही है, लेकिन यहां से बसावन सिंह प्रखर समाजवादी नेता वो भी चुनाव जीतते रहे और उन्होंने 3 बार यहां से चुनाव जो है वो जीता है। और बसावन सिंह के बारे में बहुत सारे लोग जानते भी होंगे कि वो स्वतंत्रता सेनानी थे। लगभग 18.5 साल उन्होंने जेल में गुजारे और मजदूर नेता थे। जो दबे कुचले लोग होते थे उनकी आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। हालांकि वो डेहरी से थे नहीं, वो वर्चुअली वैशाली से थे, लेकिन डेहरी से उन्होंने पहला चुनाव लड़ा और डेहरी विधानसभा को वो गौरव हासिल है कि जब यहाँ पर बिहार विधानसभा में पहले विपक्ष के नेता जो हैं वो डेहरी ने ही दिया और वो बसावन सिंह ही थे। तो इसलिए ये सीट जो है इतना महत्वपूर्ण मुझे लगता है और बसावन सिंह जो हैं यहाँ के लिए एक बड़े कद के, और आप कह सकते हैं कि उन्हें आज भी लोग सम्मान के साथ याद करते हैं। हालांकि ये वो वक्त था जब जातियां उतना मायने नहीं रखती थी और बसावन सिंह जो है यहाँ से चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। अब अगर हम डेहरी सीट पर आए तो जो पिछले कुछ चुनाव हुए हैं उस पर अगर हम नजर डालें, 2010 से डाल लेते हैं, क्योंकि 2010 से 2020 के बीच में यहां पर 4 चुनाव हुए हैं। और इस 4 चुनाव में जो एक चीज खास दिखती है, बल्कि अगर आप 2005 के अक्टूबर को भी जोड़ लें तो एक खास चीज दिखती है कि यहां पर ट्रायंगुलर फाइट जो है वो देखने को मिली है। अब यहां पर देखिए 2010 में ये ज्योति रश्मि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीतती हैं और वो जो है 9,815 वोटों से चुनाव जीतती हैं, वो इलियास हुसैन को पराजित करती हैं। ये 2010 की बात है। उससे पहले अब ज्योति कौन है ये भी आपको बता दूं, जो 2005 अक्टूबर में विधायक बने थे, प्रदीप कुमार जोशी। उन्होंने एक हिंदूवादी सोच के साथ एक पार्टी शुरू की, उसका नाम राष्ट्र सेवा दल रखा है। अभी भी वो चुनाव लड़ते हैं। तो 2005 में उन्होंने
जो है इलियास हुसैन को पराजित किया था अक्टूबर के महीने में जो चुनाव हुआ था। उसके बाद 2010 में उनकी पत्नी ने इलियास हुसैन को पराजित किया। तो डेहरी को जो 2 निर्दलीय विधायक अब तक मिले हैं वो प्रदीप जोशी और ज्योति रश्मि ही मिली हैं, पति पत्नी जो है यहां से निर्दलीय चुनाव जीतने में सफल हुए हैं। लेकिन 2015 में मोहम्मद इलियास हुसैन जो है यहां से चुनाव जीतने में सफल होते हैं। 49,402 वोट उनको आए थे और उस वक्त ये सीट बीजेपी ने जो है आरएलएसपी को दी थी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को दी थी। जितेंद्र कुमार, रिंकू सोनी यहां से चुनाव लड़े थे और उनको जो है 45,504 वोट आए थे। वो 3,898 वोट से हारे थे। लेकिन इन सब के बीच जो है इलियास हुसैन को सजा होती है, दोषी पाए जाते हैं भ्रष्टाचार के एक मामले में। उन पर अलकतरा घोटाले को लेकर जो चीजें चल रही थी, तो उनको दोषी पाए जाने के बाद उनको यहां से इस्तीफा देना पड़ता है और फिर 2019 में डेहरी में उपचुनाव करवाना पड़ता है। और उपचुनाव में इलियास हुसैन के बेटे मोहम्मद फिरोज हुसैन जो हैं वो चुनाव लड़ते हैं। लेकिन बीजेपी ने यहां पर खेल किया। ओबरा के पूर्व विधायक 2 बार ओबरा से वो जीते, लेकिन आरजेडी के टिकट पर जीते थे। उनको बीजेपी ने डेहरी में उतार दिया सत्यनारायण सिंह को। सत्यनारायण सिंह जाति से यादव है, तो जो एक माई इक्वेशन डेहरी में बनता था मुस्लिम प्लस यादव का, इसको बीजेपी ने 2019 उपचुनाव में तोड़ दिया और इसका फायदा जो है वो बीजेपी को मिला भी। सत्यनारायण सिंह 33,971 वोट से जीतने में कामयाब रहे। तो एक बड़ी जीत जो है उपचुनाव में बीजेपी को मिली। और एक खास बात यह थी कि ये जो चुनाव हो रहा था लोकसभा के साथ हो रहा था, तो एक मोदी फैक्टर भी यहाँ पर काम कर रहा था, उसका भी एडवांटेज बीजेपी को मिला। लेकिन तो क्या इस बार लग रहा है सीन अलग होगा या फिर वैसे ही कुछ नतीजे रहेंगे? सीन तो अगले ही साल बदल गया। 2019 में बीजेपी जीतती है और 2020 में जो है ये सीट बीजेपी के हाथ से चली जाती है, विधानसभा की ये सीट। जो स्ट्रैटेजी बीजेपी ने अपनाई थी 2019 में कि यादव कैंडिडेट लेकर आते हैं और सामने मुस्लिम कैंडिडेट थे, एक पोलराइजेशन होता है और यहां पर जो कोयरी कुर्मी कुशवाहा का वोट है वो भी बीजेपी की तरफ जाता है और उसका एडवांटेज जो है वो बीजेपी को मिलता है। लेकिन 2020 में आरजेडी ने क्या किया कि उसने इलियास हुसैन के बेटे का टिकट काट लिया और उन्होंने टिकट दे दिया फतेह बहादुर सिंह को। और फतेह बहादुर सिंह कुशवाहा जाति से हैं और कुशवाहा इस क्षेत्र में अच्छी संख्या में हैं। तो कुशवाहा वोटर्स जो है वो फतेह बहादुर सिंह के साथ चले जाते हैं। मुस्लिम वोटर्स ऑलरेडी उनके साथ थे। तो यहां पर एक बहुत टफ फाइट होती है, क्योंकि इतने के बाद भी ये सीट आसान नहीं है। और आसान इसलिए नहीं है, बीजेपी के लिए भी मुश्किल होती है, क्योंकि प्रदीप कुमार जोशी अभी भी चुनाव लड़ते हैं राष्ट्र सेवा दल से। और वो जो हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जब 2005 में जीते थे तो एक हिंदूवादी छवि के साथ ही वो मैदान में उतरे थे, तो वो छवि उनके साथ इंटैक्ट है। तो वो कुछ ना कुछ वोट जो है लेकर आते हैं। पिछली बार भी लगभग 6% वोट उनको मिला है, 9,070 वोट। और उससे पहले जाएं तो 14,500, उससे पहले 29,500। लेकिन जब मैं ऐसा कह रहा हूं तो ये चीजें दिख रही हैं कि प्रदीप जोशी का वोट हर चुनाव के साथ थोड़ा थोड़ा कम होता चला जा रहा है और वो वापस बीजेपी की तरफ आ रहा है। तो प्रदीप जोशी जितना वोट ज्यादा लेकर आएंगे बीजेपी को उतना ज्यादा नुकसान होगा। तो अभी जो परिस्थिति बन रही है उसमें ये चीजें बहुत साफ दिख रही हैं कि आरजेडी से फतेह बहादुर सिंह को ही जो है वो टिकट मिलेगा और वही चुनाव जो है यहां से लड़ेंगे। सिटिंग एमएलए हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, कई बार जो है वो विवादास्पद बयान भी देते हैं और उस तरह से वो जाने जाते हैं। और जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी तब भी उन्होंने एक बयान जो है वहां डीएम और एसपी को लेकर, प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर दिया था, जिसमें कि वो अपनी सरकार को घेरते नजर आ रहे थे। तो वो बोलने वाले नेता हैं, तो उनका टिकट मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट जो है यहां से कंफर्म है। अब
बीजेपी को तय करना है कि वो सत्यनारायण सिंह यादव के साथ ही जाते हैं। अगर बीजेपी को ये सीट मिलती है गठबंधन में, तो मानकर चलिए कि सत्यनारायण सिंह यादव को ये सीट फिर से लड़ने के लिए दी जा सकती है, क्योंकि जो पिछली बार हार जीत का मार्जिन था वो सिर्फ 464 वोटों का था। तो कितना कांटे का मुकाबला हुआ था 2020 में, वो देखकर लगता है कि 500 से कम मार्जिन से हार जीत का फैसला हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में बाजी कभी भी पलट सकती है। लेकिन यह भी याद रखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी एनडीए के साथ है। अब उपेंद्र कुशवाहा को भी तो कुछ सीटें चाहिए, और वो सीटें वो ज्यादातर सीटें चाहेंगे कहां? वो जो काराकाट का इलाका है वहीं तो वो चाहेंगे, चाहे वो गो हो, डेहरी हो, नरकटिया हो, इस तरह की सीटों पर उनका दावा बन सकता है। तो डेहरी वो सीट है जिसकी डिमांड उपेंद्र कुशवाहा कर सकते हैं। और 2015 में हमने ये देखा, जब ये सीट उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएसपी को गया था, जितेंद्र कुमार जो है वहां से चुनाव लड़े थे, रिंकू सोनी। तो इसलिए ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां से बीजेपी ही चुनाव लड़ती है या ये सीट जो है उपेंद्र कुशवाहा को जाती है। ये एक बड़ा फैसला जो है एनडीए फोल्डर को लेना है। हालांकि बीजेपी यहां से जो है इधर पिछले कुछ एक चुनाव से बेहतर कर रही है, लेकिन गठबंधन की अपनी कुछ मजबूरियां भी होती हैं। तो उसके अंतर्गत ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सीट आरएलएम को जाती है या नहीं जाती है। अब जो अगली चीज है वो ये है कि यहाँ का जातीय समीकरण क्या है, वो भी देखना जो है वो दिलचस्प होगा। देखिए, जब आप देखती हैं कि यहाँ से कौन सी पार्टी कितनी बार जीती, तो 18 चुनाव डेहरी में अब तक हुए हैं, जिसमें से 5 बार कांग्रेस इस सीट को जीतने में कामयाब रही है। दूसरे नंबर पर आरजेडी है, जिसने 4 बार ये सीट जीती। जनता पार्टी और जनता दल ने 2-2 बार ये सीट जीती, और निर्दलीय भी 2 बार जीते, एक बार प्रदीप कुमार जोशी और एक दूसरी बार उनकी पत्नी ज्योति रश्मि, तो 2 बार वो जीतती हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि पीएसपी 1 बार और सोशलिस्ट पार्टी 1 बार, ये दोनों बार जो है ये बसावन सिंह की जीती हुई सीट है। और बीजेपी भी 1 बार जीतने में कामयाब हुई, जो 2019 का बाई इलेक्शन हुआ, तब वो बीजेपी की पहली जीत थी डेहरी में। ये चीज दिखता है। फिर एक चीज और दिखता है कि मोहम्मद इलियास हुसैन जो हैं वो यहां से सबसे ज्यादा बार 6 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। बसावन सिंह 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं, और अब्दुल कयूम अंसारी 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं। तो आप ये भी देखते हैं कि यहां पर मुस्लिम विधायक चुनने का एक ट्रेंड रहा है। तो क्या अभी 2025 में ऐसा होगा? क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 11 बार जो है मुस्लिम विधायक चुने गए हैं 18 चुनाव में। तो इसको देखकर लगता है कि यहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बहुत ज्यादा होगी, लेकिन हकीकत में ऐसा है नहीं। अगर आप इसे देखें तो मुस्लिम वोटर्स यहां पर 10.6%, 10.6% हैं, और जो यादव वोटर्स की अगर आप बात कीजिए तो वो 7 से 8% ही हैं। तो अगर आप दोनों को जोड़ भी लीजिए और अपर साइड में जोड़िए तो वो लगभग 19-20% के आसपास का ही मामला पहुंचता है। लेकिन इलियास हुसैन जीते हैं, और जो मुस्लिम वो यहां से उम्मीदवार जीते हैं, इसका मतलब अन्य लोगों ने भी उनके लिए भर भर के वोट किए हैं। अब इस बार क्या कोई मुस्लिम कैंडिडेट उतरता है? फिलवक्त दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि आरजेडी सिटिंग के जो एमएलए हैं उन पर विश्वास जताएगा, और बीजेपी जो है वो अगर करता है तो वो यादव कैंडिडेट के साथ आएगा। आरएलएसपी अगर उतरता है तो वो कुशवाहा में से किसी को टिकट देगा। और देखिए, यहां पर एक चीज जो दिलचस्प है, जहां पर लगता है कि कुशवाहा को ये सीट जा सकती है, तो ये कुशवाहा डोमिनेटेड एरिया है। 15-16% जो है वो कुशवाहा हैं। तो अगर आप जातियों में जा रही हैं तो कुशवाहा यहां पर एक स्ट्रांग दिखता है। इसके अलावा एससी 17% है, और फिर वैश्य जो हैं वो 12 से 14%। तो अगर आप इक्वेशन देखते चली जाएं, राजपूत 6 से 7%, ब्राह्मण 5 से 6%, भूमिहार 3 से 4%,
तो आपको दिखता है कि जो बीजेपी के वोट हैं वो कंसोलिडेट होते हुए दिखते हैं। अगर आप जाति के आधार पर जाती हैं तब, और अदर्स जो हैं वो 20-22% के आसपास हैं। तो अब ऐसे में देखना है, चूंकि आरजेडी से जो है वो कुशवाहा कैंडिडेट है, आरएलएसपी लड़ती है, कहीं वो भी कुशवाहा कैंडिडेट दे देती है तो फिर कुशवाहा के वोट बटेंगे, फिर जो यादव वोटर्स हैं वो किस तरफ शिफ्ट होते हैं, मुस्लिम वोटर्स एक तरफ शिफ्ट होते दिखेंगे आपको, और बाकी जो हैं वो एनडीए की तरफ आते दिखेंगे। तो एक टफ फाइट डेहरी में अभी है, लेकिन यहां पर फाइट ट्रायंगुलर ही होगी, क्योंकि ये मानकर चलिए कि प्रदीप कुमार जोशी फिर से चुनाव लड़ेंगे। ये भी हो सकता है प्रशांत किशोर अपना उम्मीदवार उतारे, क्योंकि ये जो एरिया है प्रशांत किशोर का भी एक रहा है, चूंकि वो रोहतास से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी अपना एक मत होगा कि वो अपना एक तगड़ा कैंडिडेट दें। तो अब देखना यह है कि प्रदीप जोशी जो है वो बीजेपी को कितना नुकसान पहुंचाते हैं, और यह भी देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर किस जाति से उम्मीदवार उतारते हैं, क्योंकि उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर कुशवाहा जाति से उतार लें तो फिर वो समीकरण और यहाँ बनता बिगड़ता दिखेगा। वो जीत तो नहीं सकते, लेकिन खेल बिगाड़ सकते हैं। लेकिन वो खेल बना और बिगाड़ जरूर सकते हैं। अगर वो मुस्लिम कैंडिडेट दे देते हैं तो आरजेडी को नुकसान होगा, और अगर वो ब्राह्मण कैंडिडेट दे दें या सामान्य जाति में से किसी को टिकट दे दें तो वो बीजेपी को नुकसान होगा। तो उनके कदम पर भी लोगों की नजर होगी कि वो क्या फैसला लेते हैं। कुल मिलाकर डेहरी में जो लड़ाई है, जैसे पिछली बार हुई थी 2020 में, एक क्लोज फाइट थी, अभी भी क्लोज फाइट दिख रही है। अब आगे देखना है कि चीजें किस तरह से आगे की तरफ बढ़ती हैं। तो चलिए, ये थी डेहरी की कहानी और डेहरी का मिजाज। औराई और डेहरी दोनों में ही काफ़ी दिलचस्प मुकाबला इस बार होगा। किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते हैं पीके के आने के बाद, क्या यहाँ पर किसी का खेल बनेगा या किसी का खेल बिगड़ेगा, उस पर भी हमारी नजरें टिकी होंगी। तो फिलहाल आज के लिए सिटी स्कैनर में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400153। एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।